नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की कहानी भले पुरानी हो गई है, लेकिन किस राज्य से कितने मंत्री बने हैं इसका उस राज्य में प्रचार जारी है। पिछले दिनों हमने दिल्ली में लगी एक होर्डिंग देखी और एक तस्वीर लखनऊ से प्राप्त हुई। दोनों ही होर्डिंग सरकार ने नहीं लगाई है, बीजेपी की तरफ से भी नहीं लगाई गई है, लेकिन लाभ किसे होगा ये बताने की जरूरत भी नहीं। दिल्ली की होर्डिंग महिला समाज सेवा संगठन ने लगाई है। इतनी महंगी होर्डिंग लगाने वाले इस संगठन के बारे में हम पता नहीं लगा सके। मुमकिन है यह हमारी ही कमी हो। आप चाहें तो पता लगा सकते हैं। लखनऊ में जो होर्डिंग है उसे किसी ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाई थी। दिल्ली में लगी इस होर्डिंग में 11 महिलाओं के मंत्री बनने का ऐलान है, लेकिन होर्डिंग में 11 महिलाओं को जितनी जगह मिली है उससे ज्यादा प्रधानमंत्री को मिली है। भैरव मार्ग से रिंग रोड की तरफ अपनी कार से गुजरते हुए यह होर्डिंग आपने देखी होगी। इसमें 11 महिला मंत्रियों की तस्वीरें इतनी छोटी हैं कि आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आसानी से दिख जाते हैं। अब यह होर्डिंग लखनऊ से आई है, कमल के निशान है मगर बीजेपी का नाम नहीं। इस पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 28 नेताओं को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 28 मंत्री हैं मगर तस्वीर 14 की ही लगी है, क्योंकि किनारे प्रधानमंत्री की जगह तय है। इन 14 ओबीसी मंत्रियों में से 3 महिलाएं भी हैं, जो दिल्ली वाली होर्डिंग में महिला मंत्रियों के कोटे में भी गिनी जा चुकी हैं। एक ही मंत्री की 2 बार गिनती हुई है। अलग अलग श्रेणी बनाकर अलग अलग हेडलाइन, फिर एक गिनती और कि यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी चुनाव के कारण ओबीसी पहचान पर खास जोर है, तो क्यों ना यह भी देख लिया जाए कि ओबीसी को सही हक मिल रहा है या नहीं। पहले हम एक काम करते हैं, लखनऊ में लगी होर्डिंग की बनावट और प्रस्तुति से प्रेरित होकर एक अलग ग्राफिक्स बनाते हैं, फोटोशॉप भी कह सकते हैं। ओबीसी के मंत्री बनाने पर प्रधानमंत्री को आभार वाली होर्डिंग में प्रधानमंत्री को रहने देते हैं, लार्जर देन लाइफ वाली, क्योंकि उनकी जगह स्थायी है। जहां आभार लिखा है वहां सवाल लिख देते हैं। प्रधानमंत्री जी से सवाल, कब भरे जाएंगे ओबीसी के खाली पद, कब भरे जाएंगे एससी एसटी के खाली पद, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब भरे जाएंगे खाली पद। नीचे निवेदक की जगह लिख देते हैं प्राइम टाइम वाले रवीश कुमार। आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। इस साल 15 मार्च को निशंक ने शिक्षा मंत्री रहते हुए संसद में कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के लिए मंजूर पदों की संख्या 7,589 है, लेकिन इनमें से 3,949 पद खाली हैं। 7,409 पद अनुसूचित जाति के हैं और इन मंजूर पदों में से 2,847 पद खाली हैं। आईआईटी में ओबीसी के लिए मंजूर पदों में से 42% से अधिक पद खाली हैं। आईआईएम में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए मंजूर पदों में से 60% पद खाली हैं। ओबीसी के 28 सांसदों का मंत्री बनना बड़ी बात तो है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी, एससी, एसटी के पदों का 40 से लेकर 60% तक खाली रहना अच्छी बात नहीं है। 3 साल से जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, तो जवाब 6,000 के आसपास ही होता है। जबकि 2017 में प्रकाश जावड़ेकर बोल चुके हैं कि 1 साल में सारी भर्ती पूरी होगी, मानव संसाधन मंत्री थे। फिर उसके अगले साल 26 जुलाई 2018 को शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में क्या जबरदस्त ऐलान किया कि 3 साल के भीतर केंद्र समेत सभी विश्वविद्यालयों के सारे खाली पद भर दिए जाएंगे। कितनी बहाली हुई कोई नहीं जानता। हमने सभी यूनिवर्सिटीज को यह कहा है कि आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी जॉब है कि आने वाले 3 साल में सारी वैकेंसीज को पूरा करना, यह हमने उनको कहा है। जावड़ेकर के 3 साल बीत गए, लेकिन भर्तियां नहीं हुई। उसके बाद 2019 में निशंक आ गए। उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर सारे पद भरे जाएंगे और सारे व्यवधान अब दूर कर लिए गए हैं। नियुक्तियां हमने कह दिया है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर सभी पद, रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये बहुत ताकत के साथ किया है और उसके लिए बिल लाए श्रीमान। जो भी संशोधन करना था उस संशोधन को भी किया, लेकिन जिन भी माननीय सदस्य की ये चिंता है, स्वाभाविक चिंता है श्रीमान, कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। लेकिन उसकी कुछ वैधानिक कठिनाइयां थी, अब वो वैधानिक कठिनाइयां भी दूर हो गई हैं। हम युद्ध स्तर पर इनको करेंगे श्रीमान। तो 2017 से 2021 आकर आधा जा चुका है।
तब भी हर साल 6000 पदों के खाली होने की सूचना सरकार की तरफ से ही आती है संसद में। यह तो केवल शिक्षकों का बता रहा हूं, गैर शिक्षकों के भी हजारों पद खाली हैं जिन पर भर्ती होती तो ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल को भी काफी लाभ मिलता। विपक्ष के सांसद और बीजेपी के भी इस तरह के सवाल हर दूसरे तीसरे सत्र में पूछते ही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इमारत कितनी खूबसूरत है। यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बारिश में भीगकर इसका परिसर और भी निखर रहा है। इतना अच्छा ढांचा और कैंपस होते हुए भी भारत में ही इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पहले 100 में नहीं है। इसी तरह से अच्छी इमारतों के बाद भी कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हाल फीका लगता है। इन तस्वीरों के बहाने हम इसी दुखद पक्ष को उजागर करना चाहते हैं। 5 जून 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि 6 महीने के भीतर 3 लाख सरकारी खाली पदों को भरा जाएगा यूनिवर्सिटीज में। उस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के 6100 पद खाली थे। 4000 पद तो अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली बताए गए, जिन्हें नवंबर 2019 तक भरा जाना था। कई मीडिया रिपोर्ट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों के खाली पदों को लेकर जिक्र मिलता है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती न होने से ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल तबके के युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें रोजगार मिल जाता, छात्र के रूप में भी नुकसान है क्योंकि उन्हें अच्छा शिक्षक नहीं मिल रहा, और सरकार 28 ओबीसी मंत्रियों को एक बड़ी कामयाबी की तरफ पेश कर रही है। अगर इन बातों को लेकर भी ओबीसी मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने गए होते तो कुछ और बात होती। अगर ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन अपने समाज के लिए शहर शहर में होर्डिंग लगा दे, क्या पता 6 महीने में भर्तियां हो जाएं, बशर्ते पुलिस लगाने दे और जेल में न डाले। इस तरह की होर्डिंग बनाई जाए जिस पर लिखा हो कि प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्तियां कब होंगी, बीच में लिखा हो आपके शिक्षा मंत्रियों के ही हैं ये जवाब। मार्च 2020 में निशंक कहते हैं कि 6319 पद खाली हैं। सितंबर 2020 में निशंक कहते हैं कि 6200 पद खाली हैं। 22 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6136 पद खाली हैं। 3 साल से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों की संख्या 6000 से ऊपर है। क्या सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच इन खाली पदों को भरा नहीं गया? फिर यूजीसी का आदेश कहां गया कि 6 महीने के भीतर भर्ती हो जाएगी? 2017 में एक मंत्री ने कहा 1 साल में पद भरे जाएंगे। 2018 में उसी मंत्री ने कहा 3 साल में भरे जाएंगे। फिर 2019 में एक नए तीसरे मंत्री ने कहा 6 महीने में भरे जाएंगे। उसके बाद 2019 बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 का आधा से ज्यादा बीत चुका है। खाली पदों की संख्या जस की तस है। मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं, अच्छी जगह है। एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पूरे शहर में ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन या महिला समाज सेवा संगठन में से किसी ने ऐसी होर्डिंग लगा दी है कि विश्वविद्यालय में ओबीसी के पद खाली क्यों हैं, छात्रों को कौन पढ़ा रहा है। होर्डिंग में किनारे पर प्रधानमंत्री की तस्वीर बनी रहेगी। मेरा सवाल भी बना रहेगा, लिखा रहेगा कि प्रधानमंत्री जी आपका आभार, इतना बता दें कि बिना शिक्षकों के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे हो रही है पढ़ाई। 16 जुलाई 2019 को शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 550 पद खाली हैं, 6 महीने में इन पदों को भरा जाएगा। 22 जुलाई 2021 को नए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो 863 मंजूर पदों में से 598 पद खाली हैं, 69% से भी अधिक पद खाली हैं। यही नहीं, 2 साल में खाली पदों की संख्या 550 से बढ़कर 598 हो गई। खाली पदों में ओबीसी, एससी, एसटी के भी होंगे, वो कब भरे जाएंगे? 28 मंत्री ओबीसी के बने हैं तो होर्डिंग है, तो इसकी भी होर्डिंग प्रयागराज में लग सकती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 69% से अधिक पद खाली हैं, जिनमें से 50% ओबीसी, एससी, एसटी के तो होंगे ही। इसी तरह हरियाणा में होर्डिंग लग जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ाने वाले ही नहीं हैं। 266 मंजूर पदों में से 125 पद खाली हैं, 47% पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 195 पदों में से 114 पद खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में 63% पद खाली हैं,
धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री इसी राज्य से आते हैं। कक्षा में गुरु नहीं, भारत बन रहा है विश्व गुरु। आखिर सरकार इन खाली पदों को क्यों नहीं भरना चाहती है? इसी 26 जुलाई को सांसद रामचंद्र बोहरा ने सवाल पूछा कि सरकार एडहॉक पढ़ा रहे शिक्षकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठा रही है। जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में लिखित रूप से कहते हैं कि यूजीसी अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। वैसे समय समय पर यूजीसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आग्रह करती रही है कि नियमित रूप से खाली पदों की भर्ती होती रहे ताकि छात्रों की पढ़ाई में रुकावट ना आए। अस्थायी पदों पर कई शिक्षक कई साल से पढ़ा रहे हैं। अगर वे योग्य नहीं हैं तो फिर 5 से लेकर 10 साल तक उनकी सेवाएं क्यों ली जा रही हैं? हम आपको प्रकाश जावड़ेकर का एक बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने 20 मार्च 2017 को लोकसभा में दिया था। इस बयान में तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि हमारी नीति स्थायी नियुक्ति की है। क्या यह नीति अब बदल गई है या नए शिक्षा मंत्री का बयान कुछ और कह रहा है? Our policy is permanent employment, and therefore in Delhi University case, where there were more than 9,000 ad hoc posts, we have made it compulsory that they have to, and there was a court case also, and now the solution is that within 1 year, all these posts will be made permanent and not temporary. इस बयान में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 9,000 से अधिक पद हैं जो एडहॉक हैं, अस्थायी हैं। इन पदों को 1 साल में भरे जाने की बात की थी। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अस्थायी पदों को भर दिया गया है? इसी 26 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि 1 अप्रैल 2021 तक सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 74 अस्थायी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में 58 अस्थायी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 6000 से अधिक है तो अस्थायी पदों की संख्या या उस पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 74 कैसे हो सकती है? क्या कोई चूक हुई है? फिर पढ़ा कौन रहा होगा? भाजपा के सांसद रामचंद्र बोहरा ने पूछा था कि क्या देश के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक अस्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो पिछले 3 साल का हर साल के हिसाब से आंकड़ा दीजिए। उसी के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 58 अस्थायी शिक्षक हैं। कई साल से अस्थायी पढ़ा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 5 दिसंबर 2019 से लेकर 20 मार्च 2020 तक लंबा आंदोलन किया। उपकुलपति के कार्यालय के बाहर सर्दी में 24 घंटे धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर 15-20 बार मार्च निकाला। तब दावा किया गया था कि 4000 अस्थायी शिक्षक हैं। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में केवल 58 अस्थायी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, बाकी पर स्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है? क्या ये वास्तविकता है? अगर ऐसा हुआ है तो चमत्कार से कम नहीं। इसी साल 7 फरवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में IANS के हवाले से खबर छपती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 3500 अस्थायी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तभी ओबीसी सांसदों को प्रधानमंत्री से मिल लेना चाहिए था कि इन पदों को भरवा दीजिए ताकि ओबीसी से लेकर SC, ST और जनरल को हक मिल जाए। ये संख्या 60 से नीचे बताते हुए मिनिस्ट्री ने यही पेश करने का कोशिश किया कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट मिनिस्ट्री को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार इस 4 साल में बहुत बार प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत एक्शन हुए हैं, और एक्शन प्रोग्राम के साथ साथ बहुत बार ये भी हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी बहुत बार बोला गया है कि तुरंत इन टीचर्स को वैकेंसीज भरा जाए। बट दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी और मिनिस्ट्री के अधिकारी मिलके भी खाली स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि इनके अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन लगातार ये मांग कर रही है कि जो 4000 के ऊपर एडहॉक टीचर्स दिल्ली विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उनके तुरंत एब्जॉर्ब किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन के लिए भी यह ब्रेकिंग न्यूज है कि यहां केवल 58 शिक्षक ही अस्थायी हैं, जबकि कुछ महीने पहले तक इनकी संख्या कई हजार में बताई जा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने 22 जुलाई को एक और आंकड़ा दिया। इस आंकड़े में वे विश्वविद्यालय के विभागों में दिल्ली विश्वविद्यालय के खाली पदों की संख्या बताते हैं। कॉलेज में खाली पदों की नहीं,
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 22 जुलाई 2021 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के 1706 मंजूर पदों में से 846 पद खाली हैं। इस जवाब में यह साफ नहीं किया गया है कि ये पद विश्वविद्यालय स्तर के विभागों के हैं या कॉलेजों के। फिर भी जो संख्या आपके सामने है उसके हिसाब से करीब करीब 50% पद खाली हैं। उच्चतर शिक्षा का ये हाल है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय का। बहुत सारे आंकड़ों के कारण समझने में परेशानी आती होगी, आपको भी, हमें भी आती है। मूल बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की संख्या 3500, 4000 से 6000 बताई जाती है और मंत्री जी कह रहे हैं कि 58 शिक्षक ही अस्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं। तो क्या बाकी खाली पदों पर बहाली हो गई है? जब नियुक्ति स्थायी नियुक्ति हुई ही नहीं तो 4500 की संख्या घटकर 58 कैसे हो गई? दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत एडहॉक शिक्षक को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। कोरोना के दूसरी लहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के कई एडहॉक शिक्षक की मौत हो गई, लेकिन ना ही दिल्ली विश्वविद्यालय ना ही भारत सरकार इन शिक्षकों के परिवारों को कोई आर्थिक मदद या सहायता करने को तैयार है। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में 4 शिक्षा मंत्री हुए हैं। पहले स्मृति ईरानी, फिर प्रकाश जावड़ेकर, फिर रमेश पोखरियाल निशंक और अब धर्मेंद्र प्रधान। हमने बात शुरू की थी कि अगर ओबीसी मंत्रियों की जगह ओबीसी शिक्षकों, SC/ST शिक्षकों के खाली पदों की होर्डिंग शहरों में लगा दी जाती तो इस राजनीति का कितना अच्छा लाभ होता, बहुतों को नौकरियां मिल जाती। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, मंत्री RCP सिंह, अनुप्रिया पटेल, इनके साथ कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा कि मेडिकल परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। 2015 से यह मामला अदालत में है। कोर्ट में केंद्र कह चुका है कि आरक्षण मिलना चाहिए, तब फिर इसे जल्दी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? इन 4 सालों में ओबीसी छात्रों का कितना नुकसान हुआ? यूपी का चुनाव नजदीक है। मंत्रिमंडल के खास मंत्रियों को ओबीसी मंत्री की तरह संबोधित किया जाने लगा है। जो मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने गए वो अखबारों में ओबीसी बताए गए हैं। मंगलवार को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी इस मसले को राज्यसभा में उठाया था, हंगामे के बीच। Chairman sir, I want to raise a very important question regarding 27% OBC reservation in UG and PG of state medical colleges. ओबीसी समाज के लिए जो मांगा गया है कि आरक्षण की बात की, किसके चुनाव से सामने उसको संदर्भ में नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने है चुनाव यूपी का और अभी जाके लोग मिल रहे हैं। सर देखिए 10% जो आरक्षण की बात है वो केवल यूपी में नहीं लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। इसको चुनाव से जोड़ के देखना कभी भी उचित नहीं है, न्यायोचित है। केंद्रीय मंत्रियों के प्रधानमंत्री से मुलाकात के अगले ही दिन यानी आज फैसला हो गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण मिलेगा। इसका ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार ने इसी साल से मेडिकल की स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षा में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे हर साल हजारों युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने का लाभ मिलेगा और देश में सामाजिक न्याय का नया मानदंड कायम होगा। एक मुलाकात के अगले दिन यह फैसला हो गया, जबकि 4 साल से ओबीसी युवा मांग कर रहे थे कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में आरक्षण दिया जाए। अगर यह फैसला इतना ही आसान था तो फिर देरी क्यों हुई? हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि 4 साल के दौरान बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने नीट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कितना दबाव बनाया। प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। जरूरी नहीं कि हर जानकारी इंटरनेट पर भी हो, कई बार वीडियो बाइट नहीं मिलते हैं, इसलिए बीजेपी ही बता सकती है कि उसने ये लड़ाई कितनी शिद्दत से लड़ी। पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि इस फैसले से एमबीबीएस में 1500 ओबीसी छात्रों को और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को लाभ मिलेगा। इसी तरह एमबीबीएस में 500 ईडब्ल्यूएस और पीजी में 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। अब आप इंटरनेट में पिछले साल की खबरों को जो इससे जुड़ी हुई हैं खंगालिए तो आपको 3 खबरों का पता चलेगा। सोनिया गांधी ने पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि नीट की परीक्षा में, मेडिकल परीक्षा में ओबीसी के छात्रों को आरक्षण दिया जाए।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात की थी, यह भी खबर मिलेगी, प्रिंट में छपी है। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी मांग की थी कि नीट की मेडिकल परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पिछले साल भी इस फैसले को लागू किया जा सकता था, लेकिन इस फैसले से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के करीब 5,500 छात्रों को इस साल लाभ होगा। इसका मतलब है कि पिछले 4 सालों में ओबीसी की 16,000 सीटें चली गईं। अगर इसी तरह एक झटके में फैसला 4 साल पहले हो गया होता तो 16,000 ओबीसी छात्र मेडिकल की दूसरी, तीसरी, चौथी साल की पढ़ाई कर रहे होते। 16,000 को वंचित कर अब इस साल 4,000 को आरक्षण देने का लाभ ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला, लेकिन इस तबके के छात्रों को भी 2019 और 2020 की नीट मेडिकल परीक्षा में इसका लाभ नहीं दिया गया। यूपी चुनाव आते ही इस बार ओबीसी वोट को लेकर प्रतियोगिता ना होती तो क्या पता इस बार भी ओबीसी आरक्षण ना मिलता। 12 जुलाई को नीट की मेडिकल परीक्षा का नोटिफिकेशन आते ही ओबीसी छात्रों के तबके में खलबली मच गई। यूट्यूब पर कई सारे कार्यक्रम लॉन्च हो गए। आज ही छात्र संगठन आइसा ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पिछले साल भी इसे लेकर ट्वीट किया था और इस बार भी तेजस्वी इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर थे। तेजस्वी ने मांग की थी कि बिहार विधानसभा इस बारे में प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजे। उनका कहना था कि केंद्र की देरी के कारण ओबीसी कोटे के 14,000 सीटें चली गई हैं, इसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकेगी। जो सीटें, जो पदें जो खाली थी, जिसका संघर्ष लगातार हम लोगों की जो लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ी, प्रधानमंत्री जी का कहना कि भाई एक ऐतिहासिक ये है। मेरा मानना है कि बीजेपी और आरएसएस जो है लगातार आरक्षण विरोधी रहे। गोवलकर के और बंच ऑफ थॉट्स के किताबों पर, विचारधारा पे वो लोग चलने वाले लोग रहे हैं। अगर 4 साल तक अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते? पहले ही कर देना चाहिए था। आरक्षण संवैधानिक हक है। यह हक मिले इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल ओबीसी मंत्री और सांसद ही प्रधानमंत्री से मिलने जाएं। अच्छा होता कि शिक्षा मंत्री भी जाते, दूसरे समाज के मंत्री और सांसद भी जाते और आरक्षण का हक दिलाते। बुधवार को प्राइम टाइम में हमने यह तस्वीर दिखाई थी कि कैसे इसी साल मार्च में बिहार विधानसभा के सदन के भीतर और परिसर में विपक्ष के विधायकों को मारा गया, महिला विधायकों को घसीटा गया। विधायकों को चोटें आईं। बुधवार को विपक्ष के विधायक इस घटना की याद में हेलमेट लगाकर आए थे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया है और माना है कि विधायकों को बूट से मारा गया, जो गलत है। गलती हुई है, अपमान हुआ है। वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ, क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए उनकी आस्था का अपमान हुआ है। किसी विधायक को अगर जो बूट मारा गया तो वो एक व्यक्तिगत उस विधायक का नहीं, विधायिका का अपमान हुआ है। देखो ये परेशानियां, ये दीवार गिर गई थी, ये पूरा खुला है, ये दीवार गिर गई थी तो ये कर्ज लेके बनाया मैंने। इसके बाद में यहाँ देखो सब पानी भरा हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री को भी विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से जो रिपोर्ट भेजी है
उसे संज्ञान में लेने की बहुत जरूरत है। पक्की दीवारों के बीच तिरपाल ताने आगर मालवा के अर्जुन नगर में रहते हैं पूरा लाल। पक्की दीवारें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल भर मिली पहली किश्त से बन गईं, दूसरी किश्त अटकी है। बैंड बजाते थे, कोरोना में बेरोजगार हैं, बरसात में ये बांस और प्लास्टिक इन दीवारों को जैसे चिढ़ा रही हैं। पूरा लाल का घर अधूरा है। 1 लाख रुपए मिले सर, तो 1 लाख रुपए में हमारा ये नीचे से बाहर भी निकला, ये इतना है हो गया है। इधर उधर से कर्जा करके हमने इसको बनाया है, इधर जुगाड़ पानी करके बनाया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और कर्जा उछिल तो हो गया है, तो अभी और किस्त का कोई ठिकाना ही नहीं है ना। हम जा के परेशान हो गए, कुछ सुनता ही नहीं है सर, क्या करें अब इसका। किस्त का इंतजार है कि डल जा, तो हमारा छत डल जा, पूरे बिस्तर गीले हो गए, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ लेके जाएं हम। हमारे साथी जफर मुल्तानी लक्ष्मणपुरा में अमीन शेख के घर आए हैं, जिसका सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। गाना नहीं, हकीकत है। बरसात में गृहस्थी का सारा सामान भीग गया, पड़ोसी ने आसरा दिया। गीले चूल्हे में कहीं उज्ज्वला योजना की हकीकत भी दिख जाएगी। कोरोना में मजदूरी मिली तो चूल्हा जल जाता है, नहीं तो रोटी के लिए भी दूसरों के आसरे हैं। देखो ये परेशानियाँ, ये दीवार गिर गई थी, ये पूरा खुला है। ये दीवार गिर गई थी तो ये कर्ज लेके बनाया मैंने। इसके बाद में यहाँ देखो सब पानी भरा हुआ है, ये यहाँ पानी भरा हुआ है, ये खुला है पूरा। पैसा मेरे को मिल नहीं रहा कहीं से, तो छोड़ दिया मैंने इसका काम। बालू बरसात में खुद भीगने से बच पाए या नहीं, भगवान की तस्वीर बचाने की जुगत में है। 13 लोगों के परिवार को पालने में शायद यहाँ भी उज्ज्वला का चूल्हा चूल्हे में फूंक गया। कोरोना में मजदूरी मिल नहीं रही। बीजेपी की सरकार छत दिलवा पाए या नहीं, पोस्टर बैनर छत की जुगत के काम आ रहे हैं। एक किस्त आई हमारी, उसके बाद कोई किस्त ही नहीं आई। मकान पूरा खुला पड़ा, नगर पालिका में जा के परेशान हो गए। बस आ रही है किस्त आ रही है, किस्त ही नहीं है अभी तक, जा के थक गए हम। काश इलाके के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के विज्ञापनों की तरह चटक रंग बिरंगे होते, वो तो सब एक जैसे बेरंग हैं। रशीदा भी बेवा हैं, 3 बच्चों की जिम्मेदारी, कोरोना में काम नहीं, छत की जगह टीन लगाया है। सगुन बाई की तकलीफ भी एक जैसी कि तकलीफें खुले दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। पहले किस्त ये खाली अभी तो ही नहीं हमारे किस्तों बाकी। 2 बच्चे 3 बच्चे मेरा किस्तन पूरा करूंगी मैं, बताओ। मान सब नुकसान हो गया, हमारा बिस्तर भी गिले हो गए, गाँव नाच गिले हो गए, कहाँ से हम क्या करें बताओ, कहीं जो जाए हम रहने के लिए। बरसात की टाइम है, अभी तो गिल्ला वही रहने, बिस्तर वगैरह, बर्तन हिंगरा, छोरी सभी परेशानी। हम आगर मालवा में नगर पालिका परिषद ने योजना के तहत दूसरी डीपीआर तैयार की, जिसमें 1500 से अधिक लोगों का चयन हुआ। 732 हितग्राहियों को पहली किश्त के 1 लाख रुपए मिल गए, दूसरी का इंतजार है। अधिकारी बजट के लिए रो रहे हैं। 7 माह पहले मेरे पास 7 करोड़ 32 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जो 732 लोगों को 1-1 लाख रुपए की किस्त दे चुका हूँ। शेष राशि की बार डिमांड कर चुका हूँ। वो अभी वीसी हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो अभी मैंने श्रीमान आयुक्त महोदय से निवेदन करा था, सर पैसे डालना है, छत नहीं है गरीबों को, और वो खुले में या किराए से रह रहे हैं, बड़ी दिक्कत पड़ रही है। तो उन्होंने मुझे कहा था 8 से 10 दिन के अंदर आपको 350 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, जो अभी मतलब 8 दिन तो हो चुके हैं। संभावना है 1 सप्ताह के अंदर राशि आ जाए, तत्काल भुगतान कर दिया। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की ओवरऑल रैंकिंग में मध्य प्रदेश 79.6 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। इस सूची में यूपी, राजस्थान और झारखंड भी मध्य प्रदेश से बेहतर हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत कुल लक्ष्य 32,27,131 घरों का है। स्वीकृति मिली है अब तक 26,26,943, यानी 81.4। निर्माण हुआ है 19,37,812, यानी लगभग 60.05% घरों का। वहीं प्रधानमंत्री आवास शहरी में कुल स्वीकृति है 8,53,075 घरों की, बने हैं 4,51,334, यानी 52.9%। कुल मिलाकर ग्रामीण शहरी दोनों इलाकों में निर्माण आधे से थोड़ा ज़्यादा। ऐसे में क्या 2022 तक सबको पक्के मकान का ख्वाब
हकीकत में बदल पाएगा। आप शायद ही यकीन करेंगे कि कई बार सरकारें योजनाओं से ज़्यादा तो विज्ञापनों में खर्च कर देती हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही शायद यही सोच रहे होंगे कि ऐ खुदा मुझे इतना काबिल कर दे कि मेरे मकान को घर कर दे। उम्मीद है इन हितग्राहियों की तकलीफ़ें सरकार समझेगी और उन्हें जल्द ही छत मिल जाएगी और उसके बाद चाहे तो सरकार भी ऐसे बड़े बड़े विज्ञापन लगा ले। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।